हम जितना भी अपने आप को एजुकेटेड कह लें, अपने आप को कह लें कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे ख्याल अभी भी वहीं पर है। सो फॉर एवरीथिंग इट्स लाइक कि एक मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि अगर आप नेचर वाइज भी देखें तो भगवानों ने एंड बाय सृष्टि ने एक औरत के अंदर ही वो पावर है कि वो एक लिविंग बीइंग को पैदा कर सकती है। तो जब नेचर ने, भगवान ने, सबने चूज किया है तो वुमेन इज डेफिनेटली सुपीरियर। मॉडलिंग के अंदर भी काफ़ी, जब आप नए नए आते हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो आपको बहुत कास्टिंग एजेंसीज आती हैं तो वो आपको बोलेंगी आपको ऑडिशन करना है। तो कई बार ऑडिशंस के अंदर बहुत ही अजीब तरह से और उटपटांग चीज़ें, दे आस्क यू टू वेयर लाइक वेरी स्किम्पी क्लोथ। ऐसी बहुत सारी यंग लड़कियां होती हैं जिनको पता नहीं होता, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत होती है। एंड सो मेनी टाइम्स वो ओपन ऑफर्स आते हैं कास्टिंग काउच के कि हाँ आपको ये वाला आप कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इतने बड़े ब्रांड के साथ, बट यू हैव टू स्लीप विद सो एंड सो पर्सन। अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई थी वरिंदर सिंह गुमान जी की। हाँ बिल्कुल। जिनकी अभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। इट इज़ एन आई ओपनर टू ऑल दी ऑडियंस कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ मत जाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे शख्सियत के साथ है जिन्होंने अपना रोल चेंज किया है ड्यूरिंग दी करियर दैट शी वाज डूइंग। एक रोल ऐसा उन्होंने शुरुआत करी थी डॉक्टर लाइन से, जो कि इट इज़ लाइक अ वेरी नोबल थिंग विच नॉर्मली पीपल विल नेवर ट्राई टू चेंज, क्योंकि एवरीबडी वांट्स in India it is always said that if you are a doctor you are given more respect, you are given more recognition. तो बहुत लोग being a doctor they will never try to change the line, पर इन्होंने हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, अपने पैशन को फॉलो किया, और इस हिसाब से फिर उन्होंने एज अ इन्फ्लुएंसर ये उभर के आए। आफ्टर वर्किंग फॉर 8 years एज अ डेंटिस्ट शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ इन्फ्लुएंसर, a role model, and started promoting a lot of brands. And today it is a situation where she has been a part of various news channel, and she is an example of fitness, and also try to get into the interaction with the youth very well, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने समय के साथ चलें। तो आज जिस गेस्ट के साथ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है डॉक्टर तरनदीप, जो कि अपनी शुरुआत में वो डेंटिस्ट के तौर पे आए, लेकिन अब एज अ रोल मॉडल, एज अ इन्फ्लुएंसर दुनिया की नज़रों में हैं। तो अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दी पॉडकास्ट विच इज़ युथ क्वेक। और इस पॉडकास्ट का एक ही उद्देश्य है, एक ही मंत्रा है, विच इज़ डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। और हमारे जो गेस्ट हैं वो इस एग्जाम्पल को, इस लाइन को बखूबी निभाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो वेलकम तरनदीप जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू विशाल फॉर हैविंग मी ओवर। इट्स अ प्लेजर, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ वुमेन लीडर who has transformed her ideas in many ways and been an inspiration for many, because it has so happened in the past that people have not given opportunities to women in a manner which was required to be given. It has always been seen that women are creators. नेचर ने बनाया उनको ऐसा है कि वो क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए और पूछनी भी नहीं चाहिए कि उनकी पोटेंशियल क्या है। जो क्रिएट कर सकते हैं उनकी तो असीम पोटेंशियल होती है। पर दुर्भाग्य भारत का ये रहा है कि औरत को, महिला को हर जगह अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है। मैं बहुत टाइम तक इस चीज़ पे गौर किया मैंने कि जैसे हम अपने दादाजी दादी जी के ज़माने की अगर बात करें, तो उस ज़माने में अगर हम अपने दादी से बात करें, नानी से बात करें और उनसे अपने जीवन को पूछें कि क्या वो खुश हैं इतने साल अपने सेल्फलेस, अपने आप को परिवार के लिए समर्पित करके, क्या वो खुश हैं, तो उनका जवाब नॉर्मली यही आता था कि वो खुश नहीं हैं। और उसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा परिवार को आगे देखा, अपने बच्चों को और बाद में अपने पोते पोतियों को। सो दैट वाज वेरी आयरॉनिकल टू मी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू
be a part of one medium which can share the ideas of many people, share the story of many people, their journey. क्योंकि सबकी एक स्टोरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी होती है, और सबका स्ट्रगल भी उनके लिए ही अनमोल होता है जो वो फेस करते हैं. तो मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपके इस जर्नी से करना चाहूँगा कि आप पहले डॉक्टर रहे, फिर आप एज अ इन्फ्लुएंसर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया. तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में कैसे हुआ? ये इंसिडेंटली हुआ या ये प्लान्ड था, आप खुद चाहते थे इस इंडस्ट्री में आने का? तो आप हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताएं. Thank you, Vishal. So very interesting question, and it's very close to my heart. So I practiced dentistry for 8 years. So once my daughter was born, I took a sabbatical because I wanted to give her, my precious time for those formative years. Right. So after giving her 5 years, when I wanted to come back to dentistry, since I had a clinic in, collaboration with somebody else, with another doctor. So I tried going for a couple of months, but मुझे ऐसा लगा कि अब मैं डेंटिस्ट्री के अंदर मुझे देने के लिए कुछ नहीं है. Okay. मेरा जितना इंटरेस्ट था, जितना फोकस था, आई फेल्ट कि आई हैव गिवन इट ऑल एंड इट डिडंट interest me anymore. Okay. So fitness was something which was very, very close to my heart. So then, and we moved from Delhi to Noida. And there, so I did a couple of, yoga courses. And even in my society, there was a yoga teacher who really motivated me a lot. So after doing that, then I thought I wanted to do aerial yoga. Okay. And when I found out in the entire Noida, there was no aerial yoga studio. So that gave me like a kick. So I thought, why not start a aerial yoga studio? So I went to Rishikesh, did my aerial yoga training there. I also did my Iyengar yoga training there from Nirvana Academy. And once I came back, then I found a place. And so this is how it started. But yeah, unfortunately, the studio had to be shut for a year because of COVID. Because of COVID, things went wrong with many people. Yeah. And what really went very well with most of the people, and it was a lesson for most of the individuals, that if you are healthy after COVID, if you are healthy, that is the best thing that can happen with you. Absolutely. It's not because many people started their business during that time. Very true. And it went for a toss when COVID happened. So it became a difficult thing for them. But now after 3-4 years, COVID has been a past. Then people do realize कि अगर health है तो वही wealth है. Wealth है. And Absolutely. जो खोया वो भी खोया नहीं है, वो एक सोच वाली बात है. Exactly. But then as you are saying that you were very passionate about fitness. But and one portion of the situation says that you have been a dentist. You moved from dentist to this line because of that gap. And that gap happened because of your daughter. Now, if do you think that this could have been changed? Maybe there is a problem with the way people behave post delivery, or the support you don't get post delivery. अगर support मिल जाए family से तो हम उसी लाइन में ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? डू यू थिंक कि इट वाज आउट ऑफ योर ओन रीजंस, या खुद के कारण से हमने वो दिशा हमको बदलनी पड़ी, या फिर हमको सपोर्ट नहीं मिला, एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से मजबूरी में ये लाइन चेंज करनी पड़ी? नहीं, आई वुडेंट से दैट कि मजबूरी में चेंज करनी पड़ी, बिकॉज इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, बिकॉज मुझे था कि आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग दैट आई एम गोइंग टू हैव वन चाइल्ड, सो एंड आई वांटेड टू गिव हर द बेस्ट, सो व्हाट आई फील इज अ child's brain development is still 5 years, so those are the formative years. So काम करने के लिए तो आपके पास पूरी उम्र है, right? Like a person like me wouldn't want to retire at 70 also. So it's just that कि चेंज ऑफ हार्ट आई कैन से इट हैपेंड, बट नॉट बिकॉज उसके बाद भी स्टूडियो चलाना भी, उसमें भी काम तो आप दोनों जगह ही कर रहे हो, तो आपका टाइम, एफर्ट्स और सब कुछ तो जा ही रहा है. सो आई वुडंट ब्लेम इट ऑन द फैमिली दिस थिंग, बट या इट वाज अ मेजर डिसीजन, एंड या so basically it was a conscious choice. Conscious choice, right? And you
since you had this thing in your mind, was there any moment of like doubt, as in suppose you were doing the dentist, you were in the dentist line since 8 years, तो कभी उस 8 साल के दौरान भी कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं इस लाइन के लिए बिलोंग नहीं करती और मुझे फिटनेस लाइन में जाना चाहिए? उन 8 सालों में भी ऐसा हुआ था बहुत बार, बिकॉज though it's a very noble profession, being a doctor, being a dentist, but at the same time it's the same patient, same treatments, you know. The line of treatments you can count on your fingers, you know. If I count right now also, I can tell you these are the major 10 treatments. So after beyond a point, एक आपका जैसे बोलते हैं हर चीज में प्लेटो आ जाता है, एक बोर्डम आ जाता है, वो definitely it had started setting in because there's nothing new. And a person like me, I'm basically a very creative person. Right. So I love to learn new things, explore new genres, and that's how my journey has been. So from being a dentist to fitness, then into fashion, modeling, being a influencer, and now I'm doing all niches now. Right. At this point of time, I'm into fitness, fashion, lifestyle, travel. So I always like to explore new genres, learn new things. वो stagnancy is something that doesn't go very well with me. Right. And I've observed one thing that those who are into business or any kind of brand endorsement or creative work, they have this one quality of creativity. So this is one thing which I've realized that it is common, and they just can't do things which can at any point in time be monotonous. Very true. And the entertainment industry or the endorsement industry or any industry which is skillful, that is the only industry where you can be creative and you will not get bored out of after some time. वरना कोई भी नौकरी आप करो, अगर कोई प्रॉपर प्राइवेट जॉब करते, वाइट कॉलर जॉब करें, तो एक टाइम के बाद वो बोर्डम आ जाता है. बिल्कुल. और ज़्यादातर लोग जो करते भी हैं उनकी भी एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि दे हैव टू earn bread and butter for their family. So I always have a feeling that जो नौकरी करते हैं वो मान लीजिए 7 घंटे 8 घंटे सिस्टम के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं, तो वो एक सवाल अपने आप के साथ ज़रूर पूछते होंगे कि वो कर क्या रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि मतलब जो काम 2 घंटे 3 घंटे में भी हो सकता है, उसके लिए बहुत लोग 8 घंटे बैठे रहते हैं. बिल्कुल. जस्ट दे आर सिटिंग. और ऐसा तो है नहीं कि 8 घंटे आप प्रॉपर्ली ऐसे काम करते ही रहोगे. बिल्कुल. काम तो 2-3 घंटे का ही होता है, लेकिन उनको बैठना ही पड़ता है क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको इतने घंटे आपको रहना ही है. और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कल्चर भी ऐसा बन गया है कि यू हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग. एग्जैक्टली. मोर देन द रियल थिंग कि जितना काम है उतनी देर के लिए बैठा हो. क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है कि आपने कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि हफ्ते में 4 दिन ही काम करते हैं. बिल्कुल. है ना, 5 दिन काम करते हैं, या फिर कुछ नंबर ऑफ आवर्स कम होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे. तो दैट इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी भी रहती है, वो मोनोटोनस भी नहीं लगता है, और फिर आफ्टर वन पॉइंट वो कुछ और भी कर सकते हैं. बिल्कुल. और उसके अलावा जो करना चाहें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो पोटेंशियल है उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना चाहिए. बिकॉज यूजुअली तरनदीप जी ऐसा होता है कि एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि व्हेन यू टेक बर्थ, आफ्टर बर्थ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर मदर, व्हाट रूल्स दे लेड डाउन कि ये रूल्स फॉलो करना है, तुम लड़की हो, यू हैव टू बी सेफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, you can't behave like a boy, and you can't take decisions on your own. And after marriage also you have to मतलब आज तो फिर भी बहुत ज़माना बदल गया है, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बट बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी हैं आज की तारीख में भी जो डिपेंडेंट हैं अपने हस्बैंड्स पे. और प्रॉब्लम तब आती है जब वो इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उनका घर कौन सा है. क्योंकि सवाल उनके ये आ जाता है कि क्या मायके में उनका घर है या ससुराल में उनका घर है. और वो क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि एक लैविश सी शादी दिखाई जाए, सोसाइटी को खुश किया जाए, लेकिन उस लड़की से, उस बच्ची से ये नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है. वेदर द पर्सन, द ग्रूम, वो जो है वो
इज ही कंपैटिबल इनफ, क्योंकि अरेंज मैरिज यू नो द सिस्टम की एक दो मुलाकात होती है एंड द डिसीजन इज टेकन, एंड ये बहुत आयरॉनिकल है फॉर अ फीमेल कि आपको डिसाइड कर दिया जाता है कि यू नीड टू मैरी, एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो द डिसीजन विल बी टेकन बाय द हस्बैंड इफ यू आर नॉट वर्किंग, एंड थर्डली फिर बच्चे डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर आप और इसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह हमको जो माँ बाप बताते हैं कि ज़्यादा रिस्क मत लो, एक फियर वाली जो फीलिंग आती है, तो वो उनको कभी भी ना वो बाहर जो एज अ वुमेन जो इन नेचर ने उनको जो फिरोशियस बनाया है, जो स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो ऑलरेडी नेचर ने उनको दिया है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा है, पेरेंट्स का दबाव ऐसा है कि वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वो दे आर नॉट एबल टू स्पीक देयर माइंड, राइट। सो व्हेन यू सी सिचुएशंस लाइक दिस, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आपको रोजमर्रा में कचोटती होगी कि ये इतने साल हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस हो गए हैं लेकिन फिर भी वो बदलाव नहीं आता, तो ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको एज अ फीमेल बहुत ख़राब लगती है? विशाल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जैसा कि सबको पता, पेट्रियार्की इस कंट्री के अंदर डीपली एम्बेडेड है। हम जितना भी अपने आप को एजुकेटेड कह ले, अपने आप को कह ले कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारे ख्याल अभी भी वहीं पर है। सो फॉर एवरीथिंग इट्स लाइक कि एक मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि अगर आप नेचर वाइज भी देखें तो भगवानों ने एंड बाय सृष्टि ने एक औरत के अंदर ही वो पावर है कि वो एक लिविंग बीइंग को पैदा कर सकती है। तो जब नेचर ने, भगवान ने, सबने चूज किया है तो वुमेन इज डेफिनेटली सुपीरियर। बट आप किसी भी फील्ड में देख लो, अब मेरी लाइक आई कम अक्रॉस सो मेनी वुमेन, इवन लाइक आई हैव कॉर्पोरेट फ्रेंड्स एंड everywhere, you know, so a female has to, you know, go through a lot of oppression, and at especially even at higher level, वो जो है ना कि ये कैसे वहां तक पहुंच गई है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और एक फीमेल ही है, चाहे वो कॉर्पोरेट में या कहीं पर भी काम कर रही है, कितनी भी अच्छी बड़ी पोस्ट पर है या वो, एक्सपेक्ट किया जाता है घर आकर वही बच्चों को संभालेगी और वही घर को संभालेगी। व्हाई कांट अ मेल टेक केयर? अगर एक वाइफ हस्बैंड के बराबर कमा रही है या ज्यादा भी कमा रही है तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये उसकी ड्यूटी ही क्यों होती है कि वो घर में बच्चे को भी देखेगी, घर वालों को भी देखेगी? उसका ख्याल कौन रखेगा? इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और द चॉइस अब काफी फर्क पड़ गया है, पर पहले तो ये भी आपको चॉइस नहीं दिया जाता था कि आप क्या करियर चूज करना चाहते हैं। पहले तो होता था कि सिर्फ 3 है, या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, तो यही 3-4 प्रोफेशंस होते थे। तो हाँ, वो धीरे धीरे ये चीज़ काफ़ी वेरीड हुई है। अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए भी क्रिएट हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और खबर इंफॉर्मेशन मिल पाती है लोगों को कि ये चीज़ें भी करते हैं। अगर अपन ऑनलाइन देखने जाए तो आज की तारीख में खुद अपना, अगर अपन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वन कैन डू आउट ऑफ देयर ओन क्रिएटिव एबिलिटीज़। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम आने के बाद तो ये चीज़ वैसे भी हो गई क्योंकि पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर ओन कंटेंट। एग्जैक्टली। वरना बहुत डिपेंडेंसी हो गई थी कि अगर सामने वाले ने नौकरी से निकाल दिया तो दूसरा क्या करेगा? सो दैट वे ना, तो ये गुलामी बढ़ती गई। बिल्कुल। आज की तारीख में अगर अपन वैसे जॉब के बारे में सोचें तो इट्स लाइक यू आर बीइंग ब्रोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू आर बीइंग ब्रोकन एंड योर ड्रीम्स इज रिक्वायर्ड टू बी बरीड अवे। तुम नौकरी करो और तुम्हारे सपनों को भूल जाओ। बिल्कुल इस तरह की ही कोशिश होती है। और अगर ये भी बोला जाए कि सिर्फ गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है कि ओनली फ्यू पीपल विल हेड द एंटायर सिस्टम, कि अगर सिस्टम में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं जो अथॉरिटी हैं, जो पावर जिनके पास है, वो ही डिसाइड करेंगे कि आगे और कौन ऊपर हिरार्की में ऊपर आएगा। बिल्कुल। आई ऑलवेज फील कि मेल को भी ये प्रॉब्लम होती है तो वुमेन को कितनी प्रॉब्लम होती होगी इस बात को लेके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन के बारे में ये बोला जाता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड,
during the interview. And if you are married, then when are you going to plan your family? ठीक है. तो ये एक सवाल, important सवाल इस तरह पूछा जाता है कि उनको ये डाउट होता है कि whether the person will be able to handle the extreme situations, the difficult situations. And it is so ironical, it is so sad situation for the corporate that they are not allowing such a strong population who can handle the senior positions. They are not giving them the opportunity. Now, अगर हम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो सक्सेसफुल हो पाती हैं. वी हैव नेवर अलाउड वुमेन लीडर्स कि वुमेन को हम ज़्यादा बड़ी पोजीशन दें, सीनियर पोजीशन दें, ताकि दे कैन शो देयर कैलिबर. उनको जूनियर पोजीशन में ही डिलीट कर दिया जाता है कि ऊपर जाने ही नहीं देते हैं. बिल्कुल. तो जब ऐसी चीज़ें आप देखते हैं तो कभी आपको आपके अपब्रिंगिंग की वजह से, आपके फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, एज अ लाइक आपके फादर मदर जो काम करते थे उस हिसाब से, या सोसाइटी ने जो काम आपने देखे उस हिसाब से भी कभी आपको ऐसा लगा क्या कि मुझे जॉब में वैसे नहीं जाना चाहिए? ये जॉब में नहीं जाने का एक कॉन्शियस डिसीजन था क्या आपका कि आपने डेंटिस्ट वाली लाइन को चुना? डेंटिस्ट तो ऑनेस्टली इट वाज लाइक माय पेरेंट्स डिसीजन कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं बचपन से, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज. बट कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं था कि किसी जॉब में नहीं जाना. बट आई एम अ पर्सन लाइक कि जिसको ज़्यादा किसी के अंडर में काम कर नहीं सकती. मुझे क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, हर चीज़ में अपनी फ्रीडम चाहिए अपना. सो आई डोंट थिंक आई वुड either if I had been in corporate also I wouldn't have been a great fit because जी हजूरी करनी और वो सब मुझे आता नहीं है, ना मुझे करना है. I can actually understand this and I can resonate with this because there are few people who can not work under anybody. Yeah. They God has gifted them with such energies, such abilities that they believe in themselves कि they can do things differently. और जॉब में you don't get that opportunity to do things differently, share your ideas and get implementation. It has to pass through that hierarchy. वो approve होगा तभी वो चीज़ हो सकेगी. और females के लिए as we've discussed it becomes very difficult. You know, at the top level you're always questioned. They don't believe in your abilities and they always feel कि नहीं अच्छा आप अगर आप किसी genuine वजह से भी आप ऑफ ले रहे हैं तो उनको यही लगता है कि बहाने मारिए. You know, so the rules are very different for a male and a female because I keep hearing it from my corporate friends. तो ये जो इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कितना फ्लैशी लगता है, एकदम क्लासी लगता है, तो आपको यहाँ आने के बाद कोई ऐसी चीज़ आपके विटनेस हुई जो आपको अनप्लेजेंटली सरप्राइज किया आपको कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दोज थिंग्स टू हैपन? ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत ख़राब लगता है जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस को? See, first talking of the modeling industry, then we'll come to influencing industry. Modeling के अंदर भी काफ़ी जब आप नए नए आते हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो आप पहले एजेंसीज के साथ रजिस्टर नहीं करते. आप जब फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको बहुत कास्टिंग एजेंसीज आती हैं तो वो आपको बोलेंगी आपको ऑडिशन करना है. तो कई बार ऑडिशंस के अंदर बहुत ही अजीब तरह से और उठपटांग चीज़ें, यू नो, दे आस्क यू टू वेयर लाइक यू नो लाइक वेरी स्किम्पी क्लोथ, विच आई ऑलवेज आई मीन कंसिडरिंग द पर्सन दैट टाइम कि मैंने तो ना कहा, बट ऐसी बहुत सारी यंग लड़कियां होती हैं जिनको पता नहीं होता. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत होती है. एंड सो मेनी टाइम्स वो ओपन ऑफर्स आते हैं कास्टिंग काउच के कि हाँ आपको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इतने बड़े ब्रांड के साथ, बट यू नो यू हैव टू यू नो स्लीप विद सो एंड सो पर्सन. तो ये सब तो डेफिनेटली है. सो द बेस्ट वे विच आई रियलाइज्ड डिस्कवर्ड विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स इज डेफिनेटली टू रजिस्टर विद एन एस्टैब्लिश्ड एजेंसी. ओके. सो वो आपका फिर पोर्टफोलियो कराते हैं, फिर आपके पिक्चर्स उनके पास होते हैं, then they keep circulating to the brands as and when the requirement comes, and whenever the brand feels that you are the correct fit, then you get the work, and it's very professional and clean. But as a freelancer, the young girls need to be very, very careful, because no industry and no one can force you to do something which you are not comfortable doing and you shouldn't be doing it. Right.
So you are saying कि registered agencies होती हैं हाँ जहाँ पे you can register yourself Yeah. and then you can get good formal work. या ऑफ कोर्स तो आपको पहले पोर्टफोलियो के अंदर अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो करवाते हैं आपका, right. बट अदरवाइज दीज एजेंसीज आर प्रीटी सेफ एंड द वर्क इज प्रीटी प्रोफेशनल है. तो ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं अगर आप बताएं रजिस्टर्ड एजेंसीज जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसी है GSW एजेंसी Okay. है, स्टारलेट एजेंसी है, Okay, okay. व्योम एजेंसी है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ Right. एजेंसीज व्हिच आर प्रीटी सेफ. बिकॉज एज अ यंग पर्सन जो यंग एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सही गाइडेंस के थ्रू जाएं. बिल्कुल. और जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फॉर द पर्सन टू गेट अ स्टैंडिंग, गेट द रिकग्निशन. क्योंकि जहाँ पे जॉब करते हैं नॉर्मल जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे ही आजकल इतना कंपटीशन है एंड बिल्कुल. इवन HR आर डूइंग थिंग्स इन अ मैनर वेर इन दे आर डोमिनेटिंग द इंटायर गेम. क्योंकि आपने भी सुना होगा कि HR ने अप्रूव किया तो जॉब मिल जाती है. अगर उनको जो पर्सन कॉम्पिटेंट है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जॉब में इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए Right. तो उनको कैसे जॉब मिलेगी? तो जब ये प्राइवेट जॉब में जहाँ पे सब कुछ इतना रेगुलेटेड है, इतना स्ट्रीमलाइंड है, जब यहाँ पे इतना कुछ होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो कि इतना रेगुलेटेड नहीं है, नहीं। किसी बोर्ड के अंडर नहीं आती कि आप अपनी बात को वहाँ पे रख पाओ. बिल्कुल. इससे मेरे को दिमाग में ये भी आता है कि इतनी पुरानी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सो कोई बोर्ड तो होना चाहिए ना जहाँ पे यू कैन एटलीस्ट रिपोर्ट इट. एक सेंसरशिप वाली चीज़ तो मूवीज़ के लिए होता है कि बिल्कुल. आपने सेंसरशिप में बता दी ये मूवी में क्या क्या सीन्स नहीं होने चाहिए वो, लेकिन किसी पर्सन की जो लाइफ है जो एक सपनों के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए बॉम्बे आते हैं बिल्कुल. और बिल्कुल. बहुत टैलेंटेड लोग जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन उनको फिर वो उस अपॉर्चुनिटीज. हाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो उस डर्टी दुनिया से उनको गुजरना पड़ता है. बिल्कुल. एंड इट इज़ वेरी वेरी बैड ऑल्सो, वेरी सैड ऑल्सो, क्योंकि द पर्सन हु डोमिनेट्स और हु शोज अथॉरिटी और पावर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना मैनकाइंड के लिए खराब कर रहे हैं. बिल्कुल. क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लोग एक्चुअली में अच्छे लोग भी होते हैं ना फिर उस पर भी डाउट किया जाता है और फिर ये पूरा विशियस सर्कल हो जाता है कि आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी करी, किसी के साथ गलत किया, फिर वो ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं, अपने आप से भरोसा खो देते हैं और फिर वो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने अच्छा हुआ आपने बताया, एजेंसीज बताई, ये बहुत हेल्प करेगा आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. तो आपके लिए सबसे बड़ा मैजिकल मोमेंट क्या रहा? जैसे इतने सारे आपने अलग अलग फील्ड में आपने काम किया तो ऑब्वियसली हर फील्ड क्योंकि क्रिएटिव था तो आपको सब पसंद ही आया काम, लेकिन ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे आपको लगा कि नाउ यू हैव मेड इट एंड सम मोमेंट व्हिच इज वेरी यू विल चेरिश इट फॉरएवर? I think the first time I appeared like in a news channel. So first time when I got a call, so it was from ABP News. So it was closer to International Yoga Day. तो उन्होंने बोला कि हम पहले आके आपके स्टूडियो में शूट करेंगे, एक फीचर करेंगे एरियल योगा पे, बिकॉज एरियल योगा तो कहीं और हो नहीं सकता, बाहर तो आपके स्टूडियो में ही करेंगे. और देन आफ्टर दैट वी ऑल्सो वांट टू डू अ योगा फीचर विद यू जिसको हम एक किसी पार्क के अंदर करेंगे, जो हम इंटरनेशनल योगा डे के दिन अपने चैनल्स पे फोकस करेंगे. So that was because it's the first time a channel is approaching you and they came to the studio, they shot, and the next day I did, in the park मैंने उनके 2-3 फीचर्स किए थायराइड पे, डायबिटीज पे. So that was, I think till date I would cherish that moment because I think कौन नहीं आना चाहता न्यूज़ चैनल पे, and it's a big thing. और उसके बाद there was no looking back because it started with one channel and if I talk of today I have featured on CNN, News 18, Times Now, Times Reach, and Doordarshan. So there are a lot of channels. So, but yeah, the first one is always special, I would like to say.
एक्चुअली होता ये है कि सब लोग अपने सीवी पे काम करते हैं कि सीवी बढ़िया हो जाए, ये काम किए, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपनी स्टोरी क्या बताओगे टू द नेक्स्ट जनरेशन. योर स्टोरी विल मैटर. ट्रू. मतलब when one would die, obviously they will like to be remembered as a person who has left good things behind. तो ऐसी कोई चीज आपके मन में है कि as a legacy you would like to leave for the next generation? So the thing that I would want the next generation to learn from me and my experiences is always follow your heart. Follow your passion. It doesn't matter what you have studied after 5 years, even after completing the course, working for 5 years or whatever, how many ever years. If you feel that, you are not happy, because the goal of life, I feel, should be to stay happy. To stay happy. This is what I tell my daughter also. So at any point of time, if you feel you're not happy doing whatever you are doing, you should not think twice before, changing your lines or changing your career. Because at the end of the day, you should be happy. जो आप खुशी से करोगे, उसमें तो आप definitely successful होंगे ही होंगे. Right. Because आप दिल से कर रहे हो. इससे मेरे को आमिर खान जी का एक डायलॉग भी याद आता है कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, हाँ. काबिलियत के पीछे भागो. काबिलियत के पीछे भागो. कामयाबी तो झक मार के आएगी. That is very very true. Because आप खुश, हमें सबको एक लाइफ मिलती है. हाँ. और उसके अंदर भी हम अगर हम किसी और की मर्जी से, या सिर्फ इस वजह से कि अब मैंने ये पढ़ाई कर ली है तो अब मैं यही करूंगी या करूंगा, I think it's not justified. And as people, we keep evolving. आज हमें टेस्ट बड्स हमारे बदलते हैं, माइंड थॉट्स बदलते हैं, तो वी कीप इवॉल्विंग. तो अगर हमारी करियर चॉइस भी बदल गई है, एंड इफ वी कैन सपोर्ट इट विद रीजनेबल, कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, और आपका कोई गेम प्लान है कि मैं इसे कैसे करूँगा, तो व्हाई नॉट. आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज पॉइंट दैट यू हैव मेड. और वैसे ही बोला जाता है ना कि हर 10 साल में आपकी सोच बदलती है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब जो हम 40 इयर्स की उम्र में सोचते हैं, वो 30 इयर्स की उम्र में नहीं सोचते. हमारे गोल्स भी चेंज होते रहते हैं. बिल्कुल. एक चीज तरनदीप जी, ये होता है वुमेन के साथ कि वो अपनी हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. हेल्थ को वो थोड़ा सेकेंडरी मानते हैं, और बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए, माँ बाप के लिए, और फिर वो पढ़ाई, जॉब वॉब सब कुछ को ध्यान में रखते हुए वो हेल्थ को सेकेंडरी बना देते हैं. तो फॉर यू हाउ मच हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, और आप एडवाइस क्या देंगे फ्यूचर जनरेशन को कि हेल्थ को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, और किस तरीके से आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं? I think that saying which goes health is wealth is very very true. मेरे लाइफ के अंदर हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है. तो मेरा कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल हो, if I am in Delhi, I make sure out of 7 days in a week I exercise for 5 days. I do strength training, I do pilates, I do yoga. तो I have to exercise for 5 days. Even when I travel, अगर मेरे को होटल के अंदर, मतलब कि अगर काम से अगर मैं टाइम पे सो पा रही हूँ, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कम से कम जॉग कर लूँ. अगर जिम है होटल में तो जिम कर लो. सो वॉट एवर, बिकॉज आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ. एंड जैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, हम स्टॉक्स में करते हैं, प्रॉपर्टीज में करते हैं, आई फील हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि ये जो रिटर्न आपको दे रहा है, इट्स एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स. मेरा गोल है कि जब मरूंगी तब तक मैं चलती फिरती रहूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना हो. तो मैं उसके लिए एवरी डे आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट. आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट, बिल्ड मसल मास, कि मेरी बॉडी एक्टिव रहे, एंड आई कैन कंटिन्यू टू वर्क फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट. बिकॉज हम जिस सक्सेस के पीछे भागते हैं, हम कहीं ना कहीं हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं. हेल्थ को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स लास्ट ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट. राइट. क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं भी ट्रेन करती थी जब मेरा स्टूडियो था. तो द फर्स्ट थिंग दैट दे वुड से इज कि जब मैं पूछती थी कि अच्छा आपका स्केड्यूल क्या है, ये आप पहले क्यों नहीं एक्सरसाइज करते, 99% लोगों का ये सेम आंसर होता था, टाइम नहीं मिलता.
आपको पार्टीज में जाने को टाइम मिलता है ना, आपको टीवी देखने को टाइम मिलता है ना, आपको दोस्तों को मिलने का टाइम मिलता है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, काम भी करते हैं, तो आप इसको क्यों नहीं प्रायोरिटी में देते? क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो हाफ द टाइम्स यू वोंट फॉल सिक। जब आप एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपके 2, 3, 4 जितने दिन बीमार है आपका उतने दिन तो आपको रेस्ट लेना है ना। इससे अच्छा अगर आप रोज अपने आप को 45 मिनट्स टू 1 आवर देंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और अगर आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो आपकी जिंदगी का मतलब ही क्या है? एंड अदर देन दिस, डाइट, जो डाइट वाली चीज़ है, हेल्दी डाइट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि हम एक तरफ तो अपने कोई हेल्दी हैबिट्स वैसे जिम के तौर पे या एक्सरसाइज के तौर पे अपना नहीं रहे और ऊपर से हम अनहेल्दी और खा रहे हैं। तो अगर डाइट पे भी ध्यान दिया जाए, मान लो अपने 2 दिन ही एक्सरसाइज करने गए और आपने डाइट अच्छी रखी तो भी वो कवर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इट्स लाइक वी आर सेइंग कि एवरी डे यू हैव टू एक्सरसाइज, बट देन हफ्ते में 2-3 दिन भी इफ़ यू एक्सरसाइज एंड यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट देन दैट इज़ इनफ। क्यों बोलते हैं ना कि जैसे हम खाते हैं अगर 3 टाइम तो हम बनते हैं रोगी। हाँ, और अगर 1 टाइम खाते हैं तो फिर हम योगी हैं। बिल्कुल। तो इट मैटर्स कि हम क्या खाते हैं और कितनी क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डाइट, इट्स 80% ऑफ योर डाइट एंड 20% इज एक्सरसाइज एंड बोथ ऑफ देम आर अ लीथल कॉम्बिनेशन। तो डाइट तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट, बट हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है कि पराठों से और तले खाने से उभर ही नहीं पाते। But everybody needs to know what is good for your health, and eating healthy and eating, balanced meals and right quantity. It's very, very important. And this point I have raised because अभी एक recent news आई थी वरिंदर सिंह गुमान जी की। हाँ बिल्कुल। जिनकी अभी unfortunately death हो गई। बिल्कुल। So it gives an eye opener to all the audience कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ मत जाएं। बिल्कुल। कि लोग आपको फिजिकल अपीयरेंस से कैसे पसंद कर रहे हैं या नहीं, इंटरनली आपकी डाइट कैसी है, आप इंटरनली फिट है या नहीं, आप अपने आप को टाइम देते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं या नहीं, और एक्सेसिव काम भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ताकि आप अपनी हेल्थ को अगर प्रायोरिटी देंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि होता यही है कि हम हमेशा जो अपील करता है, जो सामने से दिखता है, उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस चक्कर में हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, गलत चीज़ें कंज्यूम करते हैं, एंड इवन स्टेरॉइड्स, दीज थिंग्स आर सो डेंजरस, वेरी डेंजरस। लेकिन शॉर्टकट चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए, तो उसमें फिर ये बातों का ध्यान नहीं रखते हम। बिल्कुल। सो आप अगर आज की तारीख में वापस से अपने 20s में चले जाए, टीन्स में चले जाए, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? अगर मैं अपने टीन्स में चली गई तो मैं फिटनेस की तरफ, तब भी मैं हमेशा से ही आई थिंक आई एम इनटू फिटनेस सिंस आई वाज 17, बट प्रोबेबली अब मैं और ज़्यादा, एंड आई वाज नेशनल लेवल स्विमर ऑल्सो। ओके ग्रेट। तो बट शायद मैं और फिटनेस की तरफ होती, और मैं भी अपना करियर चूज करने के वक्त मैं फिर इतना फैमिली प्रेशर में आके, बिकॉज पेरेंट्स ने शुरू से एक्सपेक्ट किया कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर बन गई। तो शायद मैं आज की तारीख में होती तो मैं ये चूज करती कि मुझे क्या करना है, तो मैं प्रॉबेबली कोई फिटनेस से रिलेटेड ही किसी चीज़ के फील्ड के अंदर आती। ट्रू। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम सेल्फ टॉक क्या करते हैं, अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसा होता है डेली बेसिस पे, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो सेल्फ टॉक के बारे में आप क्या सोचते हो कि जो हम पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आर यू एबल टू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर जनरली भी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? So definitely आपका positive रहना is very important, and it only comes when you do positive affirmations. आप
आपको हमेशा अपने आप के बारे में अच्छा बोलना है और अच्छा ही सोचना है. सो लाइक बिफोर आई गो टू बेड आई डू एफर्मेशंस. सुबह उठ के पहली चीज मैं आफ्टर आई हैव ऑल माय हेल्दी वाटर, लाइक आई हैव लाइक अ वाटर रिचुअल. उसके बाद आई डू जर्नलिंग. तो उसके अंदर आई ऑलवेज राइट द थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि पिछले दिन में क्या क्या हुआ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. राइट. और ऐसी चीजें भी लिखती हूँ जो आई वॉन्ट इन माई लाइफ. सो बेसिकली द थिंग इज दैट यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो आपको जो मिल गया है उसके लिए आप भगवान का शुक्र कीजिए, और आप जो चाहते हैं वो चाहत को आप अपने थ्रो इट इन द यूनिवर्स. सो यूनिवर्स विल यू नो कम टू इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई फील कि पॉजिटिविटी इज अ चॉइस. ये ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जो रोज खुश हो सकता है. पर आपको, जैसे कि मैंने बोला, मेरी लाइफ के अंदर आई फील द गोल ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी. सो you have to bring in those positive thoughts. You have to tell yourself, आपका दिन कितना भी शिटी जा रहा हो, तो I always tell myself this is just a day, this is not my life. Right. You know, so I don't get dejected कि भाई आज कैसा ही दिन निकला. भाई ठीक है, आज का दिन I'm always like, I tell myself आज ऐसा है, कल बहुत अच्छा दिन होने वाला है. कुछ नहीं होता, कुछ घंटों में ये दिन खत्म हो जाएगा और 2 दिन के बाद मुझे ये दिन के बारे में याद भी नहीं रहेगा. True. So it's your mindset. On the other hand, if I keep telling myself, this is the worst day of my life, I don't know, you know, every day I have days like this, I don't know why this is happening to me, why I am the one. तो आप अपने आप को जब तक एक victim कार्ड में और victim zone में रखते हो, तो आप victim ही बन के रह जाते हो, अपने thoughts के भी और अपने circumstances के भी. None of us can change our circumstances and what life throws at us. But it's our attitude, the way we react to things. True. So I feel changing your perception, staying positive, and negativity में भी आप अगर कुछ positive सोच लो, तो words of it can be a game changer. Yeah, words of wisdom. Actually, it's like when you want to attract abundance, then you have to be abundant. True. You have to feel abundance, that you are already enough. Yeah, you're already enough. Yeah. And if you start cribbing about small things कि उससे लड़ाई क्यों हो गई, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, क्यों बोला, तो फिर ये आ जाता है कि हम scarcity को ही इनवाइट कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि प्रॉब्लम्स तो किसके लाइफ में नहीं है, किसके लाइफ में नहीं है. और अगर if one can become a ray of hope, that is the best thing you can do. Absolutely. But it is easier said than done, but one has to cultivate that thought. That's why you keep have working to work. on that. जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी तरह से these everyday these affirmations, these journaling, everything helps you. You know, like even mirror talk. You know, saying good mirror talk also, you know, that also helps a lot. So अभी एक्चुअली ये जिस तरह से इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, एवरीथिंग इज इनटू ओटीटी. तो अब बहुत ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं ओटीटी की वजह से, लोगों को मौके भी मिल रहे हैं काम करने को. लेकिन ओटीटी में एक प्रॉब्लम ये है कि कोई सेंसरशिप नहीं है, एंड इवन मोबाइल फ़ोन में कोई सेंसरशिप नहीं है. राइट. तो किड्स को, टीन्स को हम गलत जगह, गलत चीज़ों से कैसे बचाएं? दैट बिकम्स अ क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर क्वेश्चन फॉर ऑल द पेरेंट. क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, और पेरेंट भी यही चाहते हैं. लेकिन जब हम ऐसे दुनिया में हैं, ऐसे इकोसिस्टम में हैं जहाँ पे हमें डिस्ट्रैक्शन के ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, मिल रही हैं, और कोई रोकने को नहीं है कोई, क्योंकि पेरेंट्स भी दे आर वर्किंग, दे आर बिजी टू सक्सीड. तो फिर ओटीटी स्पॉन्सरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है, और आप क्या सोचते हैं कैसे इस चीज़ को रेगुलेट किया जा सकता है? उसमें पेरेंटल कंट्रोल आप अगर अकाउंट्स भी बना रहे हैं, तो आप बच्चों का चिल्ड्रन वाला बनाइए जिसके अंदर अंडर 7 आता है और अंडर 13 भी आता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड यू कैन डू दैट. प्लस आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, हैविंग एन ओपन टॉक कि हर चीज़ की आपकी एक एज होती है.
आप अब आप 7 साल के हैं तो आप 10 साल का कंटेंट आप नहीं देखना आपके लिए नहीं, तुम आओगे 10 साल में आप पहुंचोगे, इन द नेक्स्ट 3 years you are going to be there. So having and parental control definitely is a must. You need to have access to whatever they are watching, and you need to be good friends with them. Right, friendship is also equally important, because I think it's like a two-way traffic, and on a daily basis you need to be with your kids, ask them how their day was, know who their friends are. ओवरऑल अगर आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंड्स की तरह रहेंगे तो वो आपके साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे, अपने फेलियर्स भी, अपने सक्सेस भी, अपनी प्रॉब्लम्स भी. तो डू यू हैव एनी रिग्रेट which you want to change, anything which you have done in the past in your career or anywhere which can be a lesson for the future generation also? Right. क्योंकि regret can be of any sort, and it is sometimes we do things without knowing that we are doing it, and it becomes such a big reason ki for our failure or for our less growth. तो ऐसा कुछ आपने अपने जर्नी में you have learned the hard way जो you will want कि next generation तो कभी ऐसा ना करे? See, learning to say no. I learned it quite late. So setting boundaries is very, very, very important, no matter which industry you are in. And अगर आप सोचो कि आप किसी को खुश करने के लिए like आप अपने टाइम को सैक्रिफाइस करके, अपनी तरफ से सैक्रिफाइसेस करके किसी और के लिए, लाइक इफ यू टॉक ऑफ अ इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री, देयर आर इवेंट्स हैपनिंग every day. So many times you just want to oblige the other person, and at the cost of your own mental peace. Right. So I think that is something that I would like to change. At the end of the day, the tables turn. When the tables are turned, if you call that person, probably that person is not going to turn up, because उसके लिए आप बहुत छोटे हो, आप नए लेवल पर हो. So he or she might not do the same thing for you. So learning to say no is very important. Holding on to your own ground is very important. So because in this industry, what I've learned being in this industry for 5 years, there are no friends in this industry. No matter, you might have a good heart, you have good intentions, but everybody else sees you just as a competitor. So when everybody is just seeing you as a competitor, just play the game on. So Right. do not have any feelings, or do not be like you आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों के लिए कुछ मत करिए, बिकॉज कोई आपके लिए वो कतई ही नहीं करने वाला इस इंडस्ट्री में. हाँ, one should be practical in this Very industry. practical, yes. Because it doesn't make sense that you being so kind, being so human, and you don't get the same reciprocation. Yeah. And it is also important to have very good friends. Friends by like friends for reason is not friend. Yeah. और फिर फ्रेंड्स चुनना इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि हमें इतना है कि हम अपने आप से, अपने लोनलीनेस से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें दोस्त चाहिए ही चाहिए. तो गलत संगत से तो अच्छा है कि दोस्ती ना हो. नहीं हो, बिल्कुल. सो अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की हम बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में चेंज की जा सकती है टू हैव अ वेरी इक्वल स्टेटस ऑफ अ वुमेन? जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ओटीटी है, और जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, ये सारा जो काम अभी तो ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स को रोल, वुमेन सेंट्रिक रोल नहीं मिलते, और जो पैसे भी मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं कम मेल के कंपैरिजन में. तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे की जा सकती है आपके हिसाब से? डेफिनेटली इक्वालिटी तो होनी चाहिए. लकीली हमारी इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं है. डिस्पैरिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज नॉट देयर. सो इफ अ ब्रांड लाइक्स योर वर्क irrespective of your gender, and in fact females get more work in our industry. But if when you talk of Bollywood industry and modeling industry, it's like the thing that I don't like about is that women are objectified. So no matter how talented a woman is, she's always an object of
राइट ऑब्जेक्टिफिकेशन इज वेरी वेरी हाई कि भाई हाँ बहुत सेक्सी है तो आइटम नंबर्स के लिए यू नो लाइक यू सी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस आल्सो दे आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस item numbers to increase their TRP, or if their career is going down the drain, you do this item number and then you will be again in the limelight. So that objectification it's not right. It's high time we get out of this. A woman can be super intellectual and she is talented, and so other aspects of it also should be taken into consideration. And why the scripts are always revolving around skin show and why it's why can't a glamour be in a decent manner? Why there has to be overtly exposure? आप OTT आज देखिए हर एक सीरीज के अंदर इतने explicit scenes हैं कि it doesn't make sense. Why? It's not required. It is not required also. Yeah. But then it's like now it has become a trend and और ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोई आवाज़ भी नहीं उठाता और पहले चीज़ें चलती आई है तो आगे चलती रहती है। तो इसमें मीडिया का रोल आपको कैसा लगता है? मीडिया कितना इन्फॉर्म्ड है, कितना सही तरीके से चीज़ों को सामने रखता है? क्योंकि मीडिया का वैसे तो बहुत बड़ा रोल होना चाहिए क्योंकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो है भी, लेकिन अपने यहाँ इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is more about TRPs. It is not about the fact of showing right information. जो एक्चुअली में हुआ है वो नहीं बताते हैं. तो मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? Media, honestly, whatever I get to hear from the confirmed sources is media is all bought. So even actresses or actors के पीछे जो आप देखते हो airport looks यहाँ पे and all, it's all bought, so they give money to the media so that they are in the limelight, वो उनको cover करते हैं. And media का अपना ही agenda होता है. So some actress they have a problem with somebody else, तो वो पे करेंगे कि अब आप इसके बारे में ऐसे न्यूज़ फैलाओ, कोई डायरेक्टर को कोई नहीं पसंद तो वो. So it's all bought. It's nothing is genuine. Whatever they want to make up. So the stories, most of them stories are baseless. और उनको बस अपना TRP बढ़ाना है तो वो कुछ भी बोलते हैं. So the reliability factor on the media is very very less. It's all bought. At the end of the day, everybody is just behind numbers and it's all about money. So wherever it is coming from, that's how it works. So do you think कि ये सब जो problems जो हम बात कर रहे हैं, as a person belonging to this industry now, do you have any idea कि हम इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि अभी बात हो रही है problems की, लेकिन कभी your mind has moved in that direction कि इस चीज़ को कैसे बदला जा सकता है? जैसे कि censorship हो गया या फिर regulation हो गया, सही तरीके से काम मिलना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है सबके पास कि वो पता नहीं चलता है कि राइट डायरेक्शन है क्या. तो विथ योर एक्सपीरियंस हैव यू कम अक्रॉस एनी सॉल्यूशन कि हम इस तरह चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? Honestly, it's a long process to change because everything needs to be changed. Censor board needs to have people more of young generation and people who actually want to bring in a change. वो ही पुराने उनके rules regulations चल रहे हैं, तो they have to be people who are in sync with what is going on in today's industry. So having more of younger generation and having more stricter rules and some law or some body needs to be there कि जो young talent आता है, they are not exploited. This casting couch, it's been there in the industry from so long, and it's still continuing. Why is it continuing? Because there is no body, no regulation. Censor board movies के लिए है, but there needs to be a body which takes care for the safety of the girls who are coming, the young talent, 16-year-old, 17-year-old, 18-year-old, उनको कोई भी बहला फुसला के कुछ भी कर लेता है. So there has to be stricter laws. और एक body होनी चाहिए कि कोई काम के लिए आ रहा है, so get yourself registered here. And in case
anybody tells you to do something which is inappropriate, come to us. Right. It would be reported. Right. And it's not that difficult. of I think this has to come from the government side only. अगर government इसके लिए कोई strict body बनाएगी, it's not a big thing. आपको बहुत सारे लोग भी नहीं चाहिए. आपके 4-5 लोग भी अगर हो, it's just a matter जैसे कि आप एक database कलेक्ट करते हैं और आपको पता है कि ठीक है ये आई है बॉम्बे में, इसका ये एड्रेस है, और अगर उसको कुछ भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है, शी कम्स बैक टू यू एंड द केस इज रिपोर्टेड. राइट. द पॉइंट इज दैट दीस पीपल आर सो पावरफुल, पीपल हु डू इट, दैट नोबडी वांट्स टू टेक एन एक्शन. एक्चुअली हाँ, फिर ये कौन ओखली में अपना हाथ देगा? क्योंकि वो मी टू मूवमेंट भी आया था, मी टू मूवमेंट, बहुत सी चीजें आई, लेकिन उस पे बारे में बात हो जाती है, फिर वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल रफा दफा हो जाता है. बट देन इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और गवर्नमेंट का भी वो सपोर्ट मिलना चाहिए. अनलेस इट इज गवर्नमेंट का सपोर्ट जब तक नहीं होगा ये कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट के पास ही सारे लॉज है. दे ओनली हैव द पुलिस एंड एवरीथिंग. ओके, लॉयर्स हो गए, पुलिस हुई, ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं. So the government has to form something. They have to ensure for the security of the young generation, which is very, very important. Right. So what is your idea of marriage? Because people who are creative, they have their own mind going on. They have their own dreams, passion. उनके लिए independent होना बहुत ज़रूरी होता है. उनका जब उनके करियर की तरफ कोई बाधा आती है, क्योंकि every person thinks differently. It is not necessary that your partner will think in the same way. They will have the same amount of respect for your passion, for your dream like you have. True. तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि दो अलग अलग इंसान है तो अलग अलग ही सोच होगी. तो मैरिज की वजह से पार्टनर का आपके लिए किसी भी इंसान के लिए लाइबिलिटी हो जाता है वो, या फिर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे सपनों के बारे में सोचे समझे, लेकिन वो जो स्ट्रगल होता है वो उस पीरियड में जब व्हेन वी वांट टू मेक आवर मार्क, उस समय भी थिंग्स आर स्टिल वही सेम ट्रेडिशनल सिस्टम है कि हमें अपना काम भी चलना चाहिए, कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फैमिली में, एवरीथिंग शुड गो स्मूथली. वो तुम्हारे सपने हैं, दैट इज़ फाइन, बट वो चीज़ नहीं बिगड़नी चाहिए. एंड अगर रिस्क टेकिंग की अगर बात करें तो यू कैन नेवर से कि अगर अपने पास बैकग्राउंड है, सपोर्ट है, फाइनेंशियल बैकअप है, तभी वी कैन टेक रिस्क. बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो बैकअप नहीं होता, बट दे हैव टू, सिंस दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ड्रीम्स, दे डेफिनेटली वांट टू टेक दैट रिस्क. तो फैमिली लाइबिलिटी बन जाती है या फिर दे आर सपोर्ट सिस्टम ओनली? See, depends to each their own, but in general if I say कि as a female आपको बहुत convince करना पड़ता है, especially coming from an educational background to coming into this industry, influencing glamour industry, modeling. So obviously the family initially is not very supportive, and they are like, why you want to have this career shift, when you are having, you're making good amount of money and it's a respectable profession. So to convince them, it does take a while. And to make sure कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसके लिए प्राउड हो, तो आपको डबल टाइम हार्ड वर्क करना पड़ता है टू प्रूव देम कि नहीं, व्हाट डिसीजन आई हैव टेकन इज फॉर माय गुड. तो इनिशियली तो डेफिनेटली हर्डल्स आते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड इफ यू होल्ड ऑन टू योर ग्राउंड, थिंग्स कम अराउंड. बट या फॉर अ फीमेल इट्स नॉट दैट ईजी. एन इंडियन फीमेल आज भी वही होता है कि घर में माँ बाप भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, आगे आपके हस्बैंड इन लॉज वही होता है कि नहीं हमारी बहू या हमारी बेटी तो लाइक शुड बी क्लैड एंड व्हाट इज शी डूइंग. तो ये सब तो होता है. आई वुड नॉट से कि इट्स दैट ईजी. द स्ट्रगल इज रियल. हाँ, राइट. बट chasing your dreams and making them come true, I think it's never been easy for any female. But yeah, if you believe in yourself, then things do come around. But then ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में इतना प्रेशर रहता है कि हमेशा सुंदर लगना है, ब्यूटी का ध्यान रखना है, और जैसे यू वर सेइंग कि people normally perceive women as
only through different lens. They don't see their skills, their potential. They look from the eyes of beauty. उनको उनके पोटेंशियल को, उनके स्किल्स को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं. तो ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का जो ये प्रेशर है, जहाँ पे आजकल सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, पीपल आर गोइंग फॉर सर्जरी भी हर चीज़ की सर्जरी हो रही है. तो ये कितना मुश्किल हो जाता है एज अ फीमेल इस इंडस्ट्री में स्टेबल रहने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए. See, इसके अंदर भी again to each their own. So a lot of people do undergo surgeries and they want to look their best. But and honestly, I wouldn't want to comment on that because to each their own. आपको अगर आपको लगता है कि आपका ये नोज जॉब कराने से आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो go ahead, आपको बोटॉक्स कराने हैं, फिलर्स कराने हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, why not? Yeah, but yeah, the pressure is quite high to look good all the time and to be. तो उसके लिए भी आई वुड लाइक टू पुट इट इन अदर वे दिस थिंग ऑल्सो कि अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रोज डिटॉक्स कर रहे हैं, आप स्वेट आ रहा है आपको, तो आपकी स्किन नेचुरली अच्छी होएगी. तो आपको मेकअप, बहुत कम मेकअप की जरूरत है. तो माई टेक ऑन दिस इज लाइक इफ यू ईट हेल्दी एंड दिस थिंग, आपकी रिवर्स एजिंग होती है, आपको हर तरह से बेनिफिट है. So if you are a fit person, then you are not that conscious and आपको लगता है कि ठीक है कि भाई मैं मेकअप के बगैर, like lot of people ask me, lot of influencers कि तुम अपनी जिम की वीडियोस डालती हो, योगा की वीडियोस, where I'm without a trace of makeup. You have guts यार. तरनदीप तू डालती है यार, पूरे रॉ वीडियोस होते हैं, सब दिखता है, डार्क सर्कल दिख रहा है, ठीक है, अंडर आइज दिख रहा है, सब दिख रहा है. So I'm like, yeah, I'm not ashamed of, because at this age if I can look this good also, I'm proud of myself. Of course. And why the hell would I put on makeup and go to a gym? That's so it's very silly. So I am very comfortable in my skin. Half the times I don't even like to put on makeup. मेरे live sessions भी जब मैं कभी audience के साथ जाती हूँ, so it's not like कि मैं भाई makeup करके मैं आराम से अपने बेड पे बैठ के, अपने पजामा में बैठ के, चश्मे के साथ भी अपने लाइव सेशंस करती हूँ. सो आई थिंक इट्स टू ईच देयर ओन. यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. प्रेशर भी इंडस्ट्री से ज़्यादा लोगों ने अपने ऊपर बनाया हुआ है, बिकॉज everybody starts comparing themselves to the other person, but they don't see how much hard work that person is actually doing. They only see the appearance thing. वो उसके पीछे जो मेहनत है हेल्थ को लेके, या फिर उनका माइंडसेट कितना क्लियर है, डिसिप्लिन कितना डिसिप्लिन है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. वेयर आर यू डिवोटिंग टाइम. और वैसे भी जिम में मेकअप करके जाना है, लाइक वहाँ स्वेट आ जाएगा, वैसे इट्स सो बैड फॉर योर स्किन. एग्जैक्टली. बट या देयर आर पीपल, आप अगर इंस्टाग्राम भी खोलोगे, एटलीस्ट 70 to 80% फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मेकअप करके ही वीडियोस बना के डालते हैं. सब कुछ होता है उनका, ब्लश ऑन भी है, काजल भी है, लिपस्टिक भी है, एंड दे आर शूटिंग. आई एम श्योर वो सिर्फ वो वीडियोस के लिए आते हैं जिम. ये भी हो सकता है. वो 1 घंटे भी नहीं करते होंगे. एग्जैक्टली. और बस उन्होंने 1-2 पोस्ट किए और फिर वो वीडियो बना के चले जाते होंगे. So I think it's your mindset. You have to be comfortable. अगर आप अपनी बॉडी के अंदर comfortable नहीं है, अपनी स्किन में comfortable नहीं है, then what are you trying to tell your audience? Of course. You are not happy with yourself and you want fans, you want followers जो आपको पसंद. आप खुद को तो पसंद नहीं करते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें. So it's very ironic. And even contradictory. Exactly. कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर बनोगे जब आप अपने आप को ही नहीं पसंद करते. आप अपने आप को ही नहीं पसंद करते. आप अपने आप को मेकअप के बगैर नहीं देख सकते. आपको फिल्टर्स के बगैर आप कभी भी नहीं लगा सकते. कोई आपकी रॉ सेल्फी कहीं नहीं है आपके पेज पर, कहीं पर भी नहीं है. एक बात तनदीप जी ये ज़रूर आती है कि एज अ गर्ल बचपन से लेके जब तक होश संभालते हैं और आगे भी, लड़कियों को एक चीज़ ज़रूर फेस करनी पड़ती है, विच इज़ ईव टीजिंग एंड स्टॉकिंग. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. जितना लगता है उससे बहुत गंभीर प्रॉब्लम है. बिकॉज इफ समबडी इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट यू और मे बी स्टॉकिंग एट यू, सो दैट बिकम्स अ वेरी, ऐसा होता है ना, नज़रबंद कर रहे हैं हम किसी को. अगर घर के अंदर भी हमें बार बार कोई देखेगा तो हमें इरिटेशन होती है कि क्यों देख रहे हो ये वो.
सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, बिकॉज इतने सालों बाद सेफ्टी को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स तो है ही, और कभी भी इस बारे में सोचा नहीं गया। एंड जब भी बात होती है कि एजुकेशन की, तो हमेशा ये बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को समझाओ। ये नहीं बोला जाता कि बेटों को समझाओ, बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट द बॉयज़। अगर उनको समझाएंगे कि हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल, हाउ शुड यू रिस्पेक्ट अ गर्ल, एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड हाउ शुड यू बी अ गुड पार्टनर। एब्सोल्युटली। क्योंकि शादी तो हो जाती है, उसके बाद जो आगे की जिम्मेदारी है वहीं से तो जिंदगी शुरू होती है, लेकिन कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता और सोचता भी नहीं है। और ये भी एक कारण है कि एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो होने चाहिए करिकुलम में समझाने को, वो चीज़ों पे बात नहीं होती। और विद इन फैमिलीज़ भी ये बात नहीं होती। बॉयज़ को, बहुत सारे फैमिलीज़ में बॉयज़ को लिबर्टी मिलती है, मोस्ट केसेस में लिबर्टी मिलती है। द ग्राउंड प्रॉब्लम लाइज देयर, इट्स द अपब्रिंगिंग। सो द अपब्रिंगिंग ऑफ द मेल्स इज दैट दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग। मर्द कुछ भी करे तो क्या हुआ, वो तो मर्द है, कुछ भी कर सकता है। ये जो थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग नीड्स टू बी चेंज। सो एज फीमेल्स व्हेन वी आर रेजिंग आवर सन्स, it's to everyone who's raising a son, you should raise him so that he respects a woman, respects a girl. अगर एक माँ नहीं सिखाएगी कि आपको कैसे इज्जत करनी है, तो प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है, एंड इट अल्टीमेटली रूट्स अप टू फिर बड़े होके वो ईव टीजिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो अगर बचपन से सिखाया जाए कि अगर आपके घर में दोनों है, लड़की लड़का, दोनों हर चीज में बराबर है, और वो रिस्पेक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाए, तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम यहीं पे ग्रास रूट पे यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो अपब्रिंगिंग ऑफ मेन नीड्स टू चेंज, एंड इट्स हाई टाइम। क्योंकि अगर सेफ्टी की भी बात करें तो कितनी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे वुमेन हैव टू टेक अ सेकंड थॉट कि वेदर दे शुड गो एट दिस टाइम, or they should go in this area. Absolutely. or whether they should use the public transport. So क्योंकि इंसिडेंट इस तरह के हो जाते हैं कि फीलिंग ये आती है कि after so many years of independence also women are not safe. Of course. And क्योंकि बोला ये जाता है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल, लेकिन क्योंकि सज़ा दी नहीं जाती, और सज़ा दी भी जाती है तो इतने सालों बाद दी जाती है कि वो सज़ा का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें हम बोलते हैं कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, तो उस पर कभी तो होना ही चाहिए, वरना ये बातें ही रह जाती हैं। एंड समवेयर डाउन द लाइन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एज अ इन्फॉर्म्ड वोटर ये ज़रूरी है कि हम सही जगह वोट करें। क्योंकि आप देखोगे हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग तो वोट ही नहीं करते हैं। अगर वो सब वोट करने लग जाए तो आई बिलीव वो फेट ऑफ द इलेक्शन ही चेंज हो जाए। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं कि अब बीजेपी जीत गई, हो सकता है कि जो लोग और वोट करें तो इट विल बी अ डिफरेंट रिजल्ट। That's true. That's what Vishal, it all boils down to one thing, that the government needs to make strict laws against all this rape, eve teasing, तभी होगा, because as an individual हम क्या ही कर सकते हैं। So the government has to step in, and it's high time our laws need to change a lot. आप बाहर के देख लो, आप UAE के देख लो, दुबई वगैरह में कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। वहाँ पे इतने, वहाँ तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, तभी तो सेफ्टी है वहाँ पे। आप रात के 3 बजे भी लड़की घूमे, 4 बजे भी घूमे, एंड हालांकि मुस्लिम कंट्रीज है, पर तब भी आप देखो कि उन्होंने लॉज कितने अच्छे बनाए हैं। तो व्हाई कांट इंडिया हैव मोर स्ट्रिक्टर लॉज? It's high time they need to, the judiciary system needs to change. Very much needed now. Yeah. अभी जैसे बताते हैं WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हेल्थ स्टैंडर्ड्स जिस तरह बना दिए गए हैं कि यू हैव टू एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक। सो ये कितना रेलेवेंट है और कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके हिसाब से?
So it is very relevant. See, 150 minutes, it's basically, तो आपका अगर आप देखा जाए, अगर आप 30 minutes देते हैं तो 5 दिन हुआ, अगर आप 45 minutes लेते हैं तब भी 3.5 days बेसिकली। तो इतना टाइम तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, घर बैठे बैठे योगा कर सकते हैं आप। इवन इतने तो चेयर योगा सेशंस भी हम लोग कॉर्पोरेट्स में भी देते थे। मी एंड माय टीम, लाइक माय ट्रेनर्स हैव डन इट इन सो मेनी कॉर्पोरेट्स आल्सो। आप बैठे बैठे चेयर योगा भी 15-20 मिनट का होता है। वो भी आप अगर दिन में 2 बार कर ले, एटलीस्ट आपके सारे जो जॉइंट्स वगैरह हैं मोबाइल रहते हैं। हाँ, राइट। That is also very important. जो cervical is so common, such a common problem with all the corporates because they're all the time on the desk, and lower back pain, upper back pain, ये बहुत major problem वगैरह। So these are the basic things. अगर आप अपनी सेहत के लिए नहीं करेंगे तो who else is going to do it? And it doesn't have to be rigorous. Just walking, simple stretching, simple yoga, but doing something to just keep your body mobile and active. बिकॉज मोर देन एक्सरसाइजिंग या जिम, रिगरस जिम करने के बजाय बॉडी फ्लेक्सिबल रहना, एनर्जेटिक रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, जबकि इंटरनल स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वर्कआउट करते हैं इतना एक्सट्रीम वर्कआउट कर लेते हैं कि उनसे उनका स्टैमिना अच्छा नहीं होता। उनको भागने के लिए बोले तो वो दे कैन रन फॉर इवन 1 or 2 kilometers. सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो एक चीज बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम इसमें, इस इंडस्ट्री में, कि ट्रोलिंग जो होती है, नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, ये इस पे भी कोई सेंसरशिप नहीं है। तो कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी मैसेज कर देता है, एंड वन हैज टू फेस इट बिकॉज वन इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग। एब्सोल्युटली। इसका भी कोई रेगुलेशन जरूर होना चाहिए। इसका भी अनफॉर्चुनेटली कोई रेगुलेशन नहीं है। लाइक आई हैड वन इंसिडेंट दैट आई वुड लाइक टू कोट। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी स्टेज इन माय सोसाइटी इन द नेक्स्ट टाउन, सो शी वाज बीइंग हैरेस्ड बाय दिस गाय। सो उसने उसको तो ब्लॉक वगैरह कर दिया, बट मेरा अकाउंट पब्लिक है बिकॉज शी इज माय फ्रेंड। सो that guy used to post like every day मेरी हर post पे comments, and you know he used to write such shitty stuff about her, but on my page. And we filed a cyber crime report also. We went to police station several times, but trust me, उन्होंने उसका मतलब उसका एड्रेस भी उन्होंने ट्रेस कर लिया, बट स्टिल पुलिस ने जाके उसको पकड़ा नहीं। सो मतलब इतना करने के बाद भी लाइक वी रियली वर्कड हार्ड टू यू नो कैच दिस गाय, बट कुछ भी नहीं हुआ। इतने मतलब लॉज ना हर चीज के अंदर इतने लूप होल्स है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे सिस्टम में ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड, फिर क्या अलाउड है? मतलब हम लोग हैरास होते रहे। You know, her reputation, like because mine was a public account with so many followers, so imagine the number of people who have read this comment about her, which is not even true. एंड उसके भी और फ्रेंड्स, आई एम नॉट द ओनली वन, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उसने उन सबको मैसेजेस लिखे हैं। So destroying her reputation altogether. That is one way of destroying the reputation and taking the disadvantage. Like the tool is being used as a disadvantage. क्योंकि उनकी गलती भी नहीं होगी, बट उनको एक ये ऑप्शन मिल गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिट होता है ना कि यू एंड इंस्टाग्राम भी कुछ नहीं करता बिकॉज आफ्टर ब्लॉक करने का रिपोर्टर प्रॉब्लम होता है। सो आई रिपोर्टेड सेवरल टाइम्स। सो वो कहते हैं दे डिडंट फाइंड एनीथिंग ऑफेंसिव एंड दे कैन, और वो अकाउंट नए बनाता था बिकॉज दैट अपेरेंटली दैट गाय इज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। अच्छा। So it is so sad. So it's like justice is not served at all. So we live in a country जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, कैरेक्टर असैसिनेशन कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि it is possible because of corruption. क्योंकि आपको पता है कि कुछ होगा नहीं। If you have the power of money, तो कुछ भी कर सकते हो। मेरे को एक स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग याद आता है जिसमें बोलते हैं कि with great power comes great responsibility. बट देन होता क्या है कि जब वो पावर और अथॉरिटी आ जाती है ना, तो वो और डोमिनेंस करने लग जाते हैं और गलत चीज़ करने लग जाते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। फिर जो चीज़ उनके साथ होती है वो उससे ज़्यादा सामने वाले के साथ करते हैं और ये चेन चलती रहती है। लेकिन ऐसे कोई भी नहीं कहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा।
बिल्कुल विच इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि जो दर्द आपने झेला है, जो आपने कोई देखा और है, ना वो कोई और नहीं झेले। बट लेकिन इस इंडस्ट्री में ये चीज को इतना नॉर्मल बना दिया गया है, नॉर्मलाइज हो गया है कि डूइंग रॉन्ग थिंग्स इज फीलिंग कूल। मतलब इफ यू टेक इट दैट वे कि आजकल कोई किसी को धोखा देता है, या कोई बीइंग वेरी स्मार्ट और आर्ग्यूमेंट जीत जाना, या फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई like making someone fool out of the financial transaction, तो they feel कि they belong to this society so well, वो कितने स्मार्ट हैं, और अपने ईगो भी उनका बूस्ट होता है। बट they are not understanding that it comes full circle, and it comes full circle with multiplication, and it even destroys your reputation. So what's the point of harming someone, making someone feel bad? लेकिन अब वो है कि सब अपने हिसाब से चीज़ों को सुन लेते हैं, सोच लेते हैं, उसमें कुछ करते नहीं। एक चीज़ रिसेंटली अभी आई थी, रणवीर अलाहाबादिया का एक इंसिडेंट हो गया था ऑन समय रैना शो, वेयरइन ही like passed a very negative image comment, and it all gives me a situation feeling that कि अगर कोई चीज़ आपने बहुत बिल्टअप करी है, आपने मेहनत से रिस्पेक्ट पाई है, लेकिन आप विथ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग यू कैन डिस्ट्रॉय इट इन वन मोमेंट, एंड इट ऑल्सो makes you gives an indication that the society is moving in very wrong direction, because जो हम अपनी आँखों से कंज्यूम करते हैं हम वैसे बन जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मान लो हम नेगेटिव चीज़ें देखते रहेंगे तो हम नेगेटिव बन जाएंगे। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया में इतनी नेगेटिव चीज़ें, इतनी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो जब वो चीज़ हुई जिसमें वो ही वेंट अहेड एंड सेड थिंग्स रिलेटेड टू पेरेंट्स व्हिच वाज नॉट कॉल्ड फॉर, डेफिनेटली, तो आपकी क्या राय है ऐसे इंसिडेंट के बारे में? Definitely. I mean, you need to think before you speak. You are at such a high pedestal where everybody watches you. You know, like everybody watches your podcast. People get inspired. So you are so responsible. And how can you pass such a comment, and especially on somebody else's parents, you know, which was very, very derogatory. So I don't think it was, very irresponsible of him. I don't know in what frame of mind he said, to each their own, but I think it was definitely not called for. And आपको बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, because आप कोई सोशल कॉज के लिए बोले, आप अपनी आवाज उठाए तो आप समझ आता है, बट आप किसी के लिए, एंड अब कैसे, इफ द सेम टेबल्स टर्न्ड, इफ दैट person had said the same thing to him, how would he have felt? Of course, you know, so हम hमेशा ये तो सोचना ही चाहिए कि सेम चीज खुद के साथ होगी तो it wouldn't sound cool, na? Will it sound cool to him if the same thing was said about his parents? No, na, it wouldn't sound cool. So हम लोग डेफिनेशन ऑफ कूल आजकल, पता नहीं ये यंग जनरेशन को ये कूल का भूत क्या चढ़ा है। कूल का मतलब ये नहीं कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, एक आप किसी भी एज में हो, एक आपको अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो है ना आपको। और हम जिस कल्चर में हमने ज़िंदगी जी है, हम जिस कल्चर के इतने प्राउड फील करते हैं, हम जिस दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी वर्ल्ड में भी हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, सो वी ऑलवेज वांट दैट। हम राम जी की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, जहाँ पे औरतों को देवी माना जाता है। वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर लाइक they are God. They are like God on earth. तो अगर हम उनके बारे में ऐसा बोलेंगे तो what will we leave for the next generation? वो क्या सोचेंगे और वो क्या बन जाएंगे? मतलब वो तो, क्योंकि हम तो जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके आगे करते हैं। तो it becomes very important कि आप अपने ज़बान पे कंट्रोल रखें, and things should not be very nasty. Exactly. It just goes to show basically that you're not mature enough, and you probably whatever you're portraying out there on your podcast and all, it's not you exactly. Then that's not the real you. Is what you know, who's very disrespectful. I mean, like, I personally lost all respect for him after that. Because it's important to understand your conduct
and you should be. You know, I mean, and you are not intoxicated. It's not like you're under intoxication. आपने कुछ बोल दिया, आपने पिया हुआ है या कुछ. आप एक अपने पूरे होशो आवाज के अंदर पूरे एक रियलिटी शो में सारी दुनिया के सामने ही बोल रहे हो. So it's not One bad. should be careful. Yeah. So अपने education system में do you find any problem, as in anything which should be immediately taken care of? It's the same ratification, same kind of this thing which has been going over for years. I think it's high time, you know, the education system needs to change, you know. So kids need to think from their brains and, you know, like it's not the वही system तो मुझे लगता है कि आज भी वही चल रहा है, unless, you know, your kid is either going to IB or, you know, IGCSE board, which are foreign boards like Cambridge. So otherwise our Indian system, CBSE and all, it's the same way. It's the same thing where a kid is, they are not even taught how to think. It's just that read, mug up, whoever can reproduce the best thing, Right. he or she, you know, scores the best. So it's not teaching you to be smart or intelligent. Right. They are not focusing on upgrading your skills. Right. And even the definition which is written in the books, the answer should be in those lines only. In those lines. You can't change the definition also. And people often feel कि लाइफ में हमें क्या काम आने वाला है, हम जब बड़े हो जाएंगे हमें काम तो ये आएगा कि हम अपने अगर गिर भी जाते हैं या फियर भी अगर आता है हमें तो हम उनको फेस कर लें. कोई फेलियर आएगा तो हमें टूटना नहीं चाहिए. और हमें पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, हम अगर 10 लोगों के सामने कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या हमें घबराहट होती है. तो उन सब बातों के बारे में एजुकेशन सिस्टम नहीं सोच रहा, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है. लेकिन जो मैथ्स में जो थ्योरम है और जो चीज़ें पढ़ के रट के अपन परसेंटेज ले आएंगे, दैट बिकम्स मोर रेलिवेंट फॉर द सोसाइटी, which is very tragic. Very true. So now, if you get an opportunity to make some difference in the modeling world, like nowadays what happens कि सलोन इंडस्ट्री में भी ऐसा हो रहा है कि they are having academies, कि वो अकेडमी से सिखाते हैं. तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में भी डू यू थिंक कि अकेडमीज़ होनी चाहिए उनको हर चीज़ के लिए सिखाने के लिए, जैसा गुरुकुल होता है पढ़ाई के लिए होता है, ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. अगर इसमें सही तरीके से गाइडेंस मिले तो बहुत लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं. तो डू यू थिंक कि अकेडमी की ज़रूरत है यहाँ पे? और डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टू गिव द राइट गाइडेंस, राइट काइंड ऑफ दिस थिंग, एकेडमीज, ताकि वो उनको ट्रेन करे, फिर उनको बताए कि कौन सी एजेंसी सेफ है, कौन सी फेक है. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ऐसा होना चाहिए दोनों इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी और इसमें भी, सो दैट यू नो पीपल आर यू नो नॉट एक्सप्लॉयटेड. राइट. हाँ, क्योंकि जो चीज़ें पहले जनरेशन ने सफ़र कर ली एंड देयर स्ट्रगल हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आज बहुत से लोग यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आते हैं, अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमने कितना अच्छा खासा हमने अपनी यूथ को खो दिया. और वो इसलिए खो दिया क्योंकि हमने नेगेटिविटी पाई इस इंडस्ट्री से, हमने बैड पॉलिटिक्स को पाया, डिस्क्रिमिनेशन पाया, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए. एंड यू मस्ट हैव सीन even examples, one movie wonders, जिन्होंने एक मूवी में अच्छा किया, दूसरी मूवी में अच्छा किया, फिर वो गायब हो गए. एंड they were very promising. सब लोग उनसे बहुत उम्मीदें भी करते थे. और ऑडियंस को बड़ा दुख भी हुआ कि वो लोग फिर पर्दे पे नहीं दिखे. सो दैट वे अकेडमी की बहुत ज़रूरत उस तरह भी पड़ती है. डेफिनेटली. सो तरणदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वॉज अ वंडरफुल इंटरेक्शन. और मैं चाहता था कि इस पॉडकास्ट में एज अ वुमेन लीडर आप आएँ, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड यू रिप्रेजेंट वुमेनहुड, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी, बट इट इज़ मोर चैलेंजिंग फॉर दोज हु आर chasing their dreams and following their passion. So when you accepted the offer that you will be a guest, that it was a very delightful moment for me. And I'm sure आगे भी हम podcast करेंगे, आगे भी इस को continue करेंगे. कुछ
अलग मुद्दों के साथ, क्योंकि हर जनरेशन 5 साल 10 साल में सब कुछ चेंज होता है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डैट ऑल्सो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ. फ्यूचर में आप जो भी करना चाहें, मैं माई बेस्ट विशेज़ फॉर यू. सो हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा ये शो, और आगे भी हम इस तरह के शोज़ लाते रहेंगे हर इंडस्ट्री से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, to get the insights of those industries and stories from those people who have made their mark. And even हमारा जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी जानना चाहते हैं. हम इस पॉडकास्ट का मकसद ये भी है कि हम उन लोगों की स्टोरी भी दिखाना चाहते हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में, बट समवेयर ड्यू टू एनी रीज़न वो अचीव नहीं कर पाए, सक्सेस टेस्ट नहीं कर पाए. तो हम उनकी भी स्टोरी लाना चाहते हैं. तो एज अ गेस्ट वो भी वेलकम्ड हैं. और आगे तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग यूथक्वेक. थैंक यू.